नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र का आज मैं सामान्य परिचय जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खासकर सीजी व्यापम की हम बात करें तो लगभग सीजी व्यापम के सभी एग्जाम में भारतीय अर्थव्यवस्था सिलेबस में लिख दिया जाता है और हार्डली 2-3 क्वेश्चन आएगा, मतलब वेटेज बहुत कम रहता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर देखेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके मैं 100 लेक्चर्स भी ले सकता हूँ, लेकिन हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जैसे अभी हाल ही में अमीन का एग्जाम होने वाला है, व्यापम के और 2-4 एग्जाम होने वाले जिसमें अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे कि मिनिमम आपको अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है, किन किन फैक्ट को ध्यान में रखना होता है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिया जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का जो बेसिक चीज़ है अगर वो भी आपको पता रहेगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आज की क्लास में हम उन्हीं सारे बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था वास्तव में क्या होता है। तो इसके पहले आपको अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, अगर हिंदी में देखेंगे तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दो शब्द हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो पहले हम समझते हैं अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे शाब्दिक तौर पे तो अर्थ प्लस शास्त्र दो शब्दों से बना होता है। अर्थ का मतलब धन से संबंधित, पैसे से संबंधित, और शास्त्र का मतलब अध्ययन या अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन का विषय। तो अर्थशास्त्र का मतलब हो जाता है धन से संबंधित अध्ययन, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि धन से संबंधित अध्ययन की प्रणाली, कॉन्सेप्ट या सिद्धांत को पढ़ना अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? वास्तव में एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जहां हम आर्थिक सिद्धांतों, जो भी आपका इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट रहता है, उसको हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो दरअसल में एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सैद्धांतिक विषय है। दुर्लभ संसाधनों से मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन तथा उसके लोगों में होने वाले वितरण का अध्ययन अर्थशास्त्र है। इसको सिंपल तौर से मैं समझाऊं कि हम जब कच्चा माल से पक्का माल बनाते हैं, मार्केट में उसको लेके आते हैं, विनिमय होता है, तो ये सब कुछ अगर हम जो है सैद्धांतिक थ्योरेटिकली पढ़ें तो ये सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, एक विषय है। ठीक है। तो ये तो हो गया अर्थशास्त्र की बात, जो हम देखते हैं कि एक विषय है जहां हम धन से संबंधित सिद्धांतों या उससे संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अब आता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था, हाँ ठीक है ना, इकोनॉमी आता है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है, मतलब आप उन सिद्धांतों को प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग करोगे तो वो कहलाएगा अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र का क्या है? ये व्यवहारिक रूप है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जब हम जन उपयोग में लाते हैं तब हम उसको अर्थव्यवस्था कह पाते हैं। अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र है जहां आर्थिक वस्तुओं, सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन, मतलब एग्जीक्यूशन किया जाता है। ठीक है। कहीं पे मान के चलो किसी उद्योग में कोई वस्तु हम बना रहे हैं, या फिर जैसे बैंक को हम सेवा के सेक्टर से जोड़ते हैं, तो जहाँ वहाँ भी जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हो रही, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप हम उसको देख रहे हैं, तो उन सबको एग्जीक्यूट करना, निष्पादन करना ही क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है। जब हम किसी देश या फिर क्षेत्र विशेष, राज्य, देश या कोई भी एक एरिया ले लेते हैं, क्षेत्र विशेष, तो जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं कि कोई देश कितना अपना जो इकोनॉमी से संबंधित एक्टिविटी कर रहा है, उस सबको जब हम देखते हैं तब हम उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश, राज्य या क्षेत्र में उत्पादन, मतलब वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, वितरण, अब उत्पादन करेगा तो उसको क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, है ना। तो उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका उपभोग, कंजप्शन, मतलब हम खरीद रहे हैं ना, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो इससे संबंधित आर्थिक गतिविधियों का संगठित रूप है। तो उम्मीद करता हूं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था आप समझ गए होंगे। जल्दी से हम इसको क्या करते हैं, इस टेबल में कंपेयर करके और अच्छे से समझते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या था? हमने देखा विषय और सिद्धांत, जहां हम धन से संबंधित अध्ययन करते थे, है ना। अब अर्थव्यवस्था क्या है? इन्हीं विषय सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप, व्यवहार, प्रैक्टिकल, है ना, अध्ययन का क्षेत्र है अर्थशास्त्र।
जबकि ये निष्पादन का क्षेत्र है, एग्जीक्यूशन हम करते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के अगर पिता के बारे में कहा जाए, अर्थशास्त्र का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो इनका नाम याद रखिएगा, एडम स्मिथ। ये एक स्कॉटिक दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अपना बुक जो है लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये बुक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इनकी जो फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में इन्होंने 1776 में लिखा था। तो इनको ही माना जाता है आधुनिक समय में अर्थशास्त्र के पिता, एडम स्मिथ। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो पहली बार चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। मान के चलिए कि ये 4th सेंचुरी बीसी, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, है ना। तो उस समय जब चाणक्य ने रचना की थी अर्थशास्त्र का, तो वो पूरी तरह से क्या है, एक राजनीति का बुक था। मतलब राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति उसके क्या दायित्व होना चाहिए, ठीक है, सेनापति कैसा होना चाहिए। तो वो एक अलग चीज़ हो जाता है। आज के डेट में अर्थशास्त्र एक अलग चीज़ है, और जब चाणक्य ने बनाया था तो वो पूरी तरीके से राजनीति से संबंधित किताब थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र है वो बिल्कुल भी डिफरेंट ही था। और अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र की किताब किसने लिखा, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि कौटिल्य ने लिखा था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि विश्व के आधुनिक अर्थशास्त्र की पहली किताब, तो मैंने आपको बताया द वेल्थ ऑफ नेशन, और इसको लिखा था एडम स्मिथ ने, और इसी कारण एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार की हम बात करें तो 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये 3 जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है, क्षेत्र है, इसको अगर हम देखें तो पूंजीवादी में क्या होता है, निजी क्षेत्र, जो निजी व्यक्ति हैं, इनका ज़्यादा रोल रहता है, इनका प्रभुत्व रहता है। बाजार के नियमों और मूल्य निर्धारण के मांग जैसे हो गया और पूर्ति जैसे हो गया, ठीक है, कि मूल्य निर्धारण और उत्पादन कितना करना है, इससे संबंधित जितने भी नियम जो हैं, और इसके साथ साथ कि कैसे हम अपने इकोनॉमी को चलाएंगे, ये निजी लोगों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलता है निजी क्षेत्र का प्रभुत्व। अगर हम बात करेंगे अमेरिका, तो अमेरिका जो है एक पूंजीवादी कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है अमेरिका में। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार का नियंत्रण रहता है पूरी तरीके से। ठीक है, कि हम बाजार में कितना उत्पादन करेंगे, डिमांड और सप्लाई के बीच कैसे नियंत्रण करना है, मूल्य का निर्धारण किस तौर पे करना है। तो ये क्या है, सरकार का इस पे नियंत्रण रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व इसमें ज़्यादा रहता है। चीन जो है, अब देखिए पहले चीन जो है पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था पर चलता था, अब उतना नहीं है, आंशिक, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। क्यूबा हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, जहाँ उत्तर कोरिया में आप देखोगे तो टोटल कंट्रोल जो है पूरा सरकार पे ही रहता है। अब एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, कुछ पावर निजी हाथों में रहता है और कुछ पावर जो है सरकारी हाथों में रहता है। तो ज़्यादातर मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये देखा जाता है कि जो नियामक प्रणाली होती है, नियम बनाने से संबंधित चीज़ें होती है, वो सरकार के हाथ में रहता है, और बाकी काम जो है निजी क्षेत्र के लोग भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। तो बाजार और सरकार दोनों की भूमिका में निजी सरकारी दोनों क्षेत्र का योगदान रहता है। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भारत, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं। तो स्वामित्व पूंजीवाद में किसके पास रहता है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या निजी कंपनी पर अधिकार होता है, उनका नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास पूरा स्वामित्व होता है, और मिश्रित में सरकार और निजी दोनों के पास अधिकार होता है। उद्देश्य पूंजीवादी कंट्री का जनरली क्या रहता है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना। जैसे कि अमेरिका को आप देख रहे हो ना, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ध्यान देता है। ठीक है, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में समानता व कल्याण, मतलब समाज का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, इस भाव से देखा जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम लाभ भी कमाएं और कल्याण भी करें, ये दोनों को देखा जाता है।
यहाँ पर मूल्य निर्धारण, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कैसे निर्धारित होता है, तो देखिए यहाँ पर पूंजी व्यवस्था में बाजार तय करता है डिमांड और सप्लाई के आधार पर, कितना मांग है, कितना हम पूर्ति कर सकते हैं, उसके आधार पर बाजार तय करता है मूल्य का निर्धारण। अब समाजवादी में सब कुछ सरकार तय करता है, सरकार के ऊपर रहता है कि कितना डिमांड करेंगे, कितना जो है उसका मूल्य रहेगा, डिमांड के हिसाब से हम कितना सप्लाई देंगे, मूल्य कितना रहेगा, सब कुछ जो है सरकार करता है। ठीक है, यहाँ पर बाजार और सरकार दोनों मिलकर करते हैं। सरकार की भूमिका बहुत कम होती है, ना के बराबर। अगर छोटी मोटी भूमिका रहेगी तो थोड़े मोड़े नियम बना सकते हैं, ठीक है, तो ना के बराबर बहुत कम। अब यहाँ पर तो पूरा सरकार का ही कंट्रोल रहता है, तो बहुत अधिक हो गया। यहाँ पर सीमित लेकिन महत्वपूर्ण, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है कि जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो सरकार ही लेता है। ठीक है, असमानता की हम बात करें तो बहुत अधिक असमानता यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि अमीर बहुत अमीर हो जाता है, गरीब बहुत गरीब रह जाता है। पूंजीवाद में ये होता है कि जितने पैसे वाले लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर रहता है, तो यहाँ पर ज़्यादा असमानता देखने को मिलता है। यहाँ पर असमानता कम देखने को मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा मध्यम टाइप का असमानता देखने को मिलता है, मतलब दोनों के बीच के मामला हो गया। ठीक है, प्रतिस्पर्धा अत्यधिक होता है, कंपटीशन बहुत होता है इसमें। नहीं के बराबर, नहीं के बराबर क्यों? क्योंकि सरकार खुद ही अकेला है, तो क्या प्रतिस्पर्धा होगा, सब कुछ तो यही कर रहा है, तो यहाँ पर नहीं के बराबर प्रतिस्पर्धा होता है। यहाँ पर मध्यम, इन दोनों का बीच मान लीजिए, है ना। निजी संपत्ति पूरी तरह से अनुमति होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लोगों के पास ज़्यादा पावर होता है, यहाँ पर सीमित होता है, यहाँ पर नियंत्रित लेकिन अनुमति होती है। ठीक है, आर्थिक विकास, यहाँ पर आर्थिक विकास तेज होता है, क्योंकि इन लोग सिर्फ प्रॉफिट कमाने में, लाभ कमाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर धीमा होता है, क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य रहेगा समाज कल्याण रहेगा। यहाँ पर संतुलित विकास होता है। ठीक है, कंट्री की नाम हम देखें तो अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, अमेरिका, जापान, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्यूबा और उत्तर कोरिया, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत, फ्रांस जैसे देश आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है वो तीन तरीके से हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो है अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी हम तीन ही देखते हैं। इसको हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, या फिर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ऐसे भी हम कह देते हैं। तो अर्थव्यवस्था को सामान्यतः तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक। अब इसको आप समझेंगे, परिभाषा को जब आप समझेंगे तो ये रट्टा मारना नहीं पड़ेगा कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आता है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए किस भाव से बांटा गया है। तो यह वर्गीकरण काम के प्रकार और उत्पादन की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जैसे हम प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें तो वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जहां नैसर्गिक उत्पादन होता है, जो भी हम प्राप्त करते हैं प्रकृति से, अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, कच्चे तौर पर प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सारा काम को हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिखते हैं। इसे कृषि क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आता है। जैसे कृषि क्षेत्र में अगर आप धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तब उसको आप क्या करते हैं, ज़मीन में उगाकर प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ कोई आप क्या कर रहे हैं, कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, है ना, आप प्रकृति से सीधा प्राप्त कर लिए। जैसे खनन उत्खनन का क्षेत्र हो गया, माइनिंग का क्षेत्र, आपने खोद कर मिनरल्स निकाले हैं, तो प्रकृति से डायरेक्ट निकाल रहे हैं, और ये सब कच्चा माल है। तो जहाँ से कच्चा माल निकलता है, जहाँ से हम प्रकृति से डायरेक्ट सामान निकाल पा रहे हैं, वो सब क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। समझ पा रहे हैं आप? जैसे कि कृषि हो गया, मछली पालन, डायरेक्ट हम तालाब से मछली निकाल ले रहे हैं। ठीक है, मछली को अलग कोई फैक्ट्री में थोड़ी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ जो भी चीज़ होता है कोई फैक्ट्री में तैयार नहीं होता, डायरेक्ट प्रकृति से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, वानिकी हो गया, खनन, पशुपालन और बागवानी, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला हो गया द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित जो भी कच्चा माल है उसको प्रोसेसिंग करके हम क्या करते हैं, कंपनी में, उद्योग में कच्चा माल को पक्का माल बनाते हैं। तो इस कच्चे माल को जब हम प्रोसेसिंग करके पक्का माल बनाते हैं, वो क्षेत्र कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, वह क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के तौर पर उपयोग करके पक्का माल को हम कहते हैं द्वितीयक वस्तु, तैयार किया जाता है, उसको हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसको हम उद्योग क्षेत्र भी कह देते हैं।
इसमें कच्चे माल को प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग करके नई वस्तु में बदल दिया जाता है। जैसे विनिर्माण का क्षेत्र हो गया, निर्माण का क्षेत्र हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, फैक्ट्री उद्योग, फैक्ट्री वगैरह सब जगह आप क्या कर रहे हो, कच्चे माल को पक्के माल में बना रहे हो। तो ये सब चीज़ जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर कोई उत्पादन नहीं होता, बल्कि सर्विस पर ध्यान दिया जाता है, सेवा में ध्यान दिया जाता है। जैसे बैंक हो गया, बैंक में आप पैसे का उत्पादन थोड़ी कर रहे हो, बैंक में आप अपनी जमा पूंजी जमा करते हो, जरूरत होता है निकाल लेते हो, एक सेवा है, एक सर्विस है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें, इंश्योरेंस हो गया, है ना, परिवहन हो गया, शिक्षा हो गया, तो शिक्षा में कोई उत्पादन कर रहे हो क्या, बच्चों को पढ़ा रहे हो, सर्विस दे रहे हो। तो ये सब चीज़ जो होता है, जहाँ पर जो होता है सेवा का उत्पादन होता है, वस्तु का उत्पादन नहीं होता, उसको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में जो भी चीज़ें जनरली होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। जैसे कि बैंक हो गया, है ना, स्कूल हो गया, स्कूल में आप शिक्षा दे रहे हो, बंद कमरे में दे रहे हो ना, तो एक की वर्ड की तरह आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो बैंकिंग, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इंश्योरेंस, आईटी और बीपीओ से संबंधित सेवाएं, ये सब कुछ जो है सर्विस सेक्टर तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कृषि क्षेत्र, इसको हम कहते हैं उद्योग क्षेत्र, इसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। ये इसका एक उपनाम है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दो टाइप की और अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसको आपने सुना होगा, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। देखिए, भारत पहले बंद अर्थव्यवस्था थी और इसलिए 90s में भारत का जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मुश्किल से 2-3 हफ्ते का ही आपने पास क्या था, विदेशी धन था, स्थिति बहुत खराब था। तो बाद में क्या किया गया, भारत को बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था बनाया गया। अब ये बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था क्या है जो हम बोल रहे हैं, तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया नहीं आ सकती, हम कोई भी लोगों को यहाँ इन्वेस्ट करने नहीं देते, ये बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है। और खुली अर्थव्यवस्था में क्या होती है, पूरी स्वतंत्रता होती है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें अन्य देशों के साथ व्यापार, जैसे आयात निर्यात हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्वतंत्रता होती है। कोई भी देश आकर, अब वर्तमान में यही स्थिति ना, वर्तमान में भारत खुली अर्थव्यवस्था है, कोई भी बाहर का जो है व्यक्ति आकर यहाँ पर क्या कर सकता है, कंपनी डाल सकता है, बिल्कुल, है ना, परमिशन है। अब बंद अर्थव्यवस्था क्या है, वह होती है जिसमें विदेशों से कोई व्यापार नहीं होता, देश आत्मनिर्भर रहने की कोशिश करता है। अगर हम देखें तो जुलाई 1991 के बाद भारत खुली अर्थव्यवस्था बनी। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको इंग्लिश में एलपीजी हम कहते हैं, बड़े सुधार की शुरुआत हुई और इस तरीके से भारत जो है बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में आई। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण भी था कि 1991 में संकट के कारण भारत के पास केवल 3 सप्ताह के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा थी। अब आपका बंद अर्थव्यवस्था है तो विदेशी मुद्रा आएगी कैसी, बाहर के लोग भी नहीं आ सकते, है ना, तो वो चीज़ हो नहीं रहा था। इसलिए जो है मनमोहन सिंह जी के सुझाव पर भारत को खुली अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट किया गया और इसलिए मनमोहन सिंह जी को बहुत माना जाता है कि कैसे आर्थिक संकट से भारत को उन्होंने उबारा था, ठीक है। अब इसका ये रिजल्ट हुआ कि जब भारत को खुली अर्थव्यवस्था बनाया गया तो इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी से प्रगति की और एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के सामने भारत आया। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था को एक टेबल में समझते हैं। विदेशी व्यापार खुली अर्थव्यवस्था में होता है, विदेशों के साथ निर्यात आयात होता है, यहाँ पर कोई व्यापार नहीं होता, ठीक है। विदेशी निवेश की अनुमति होती है, यहाँ पर नहीं होती है। विदेशी मुद्रा का लेन देन होता है, यहाँ पर नहीं होता है। आर्थिक जुड़ाव विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है, ये पूरी तरह से घरेलू प्रणाली, जो भी चीज़ बनता है वो अपने देश में ही बनता है, ठीक है। तकनीकी विकास तेजी से होता है क्योंकि बाहर के जो लोग आएंगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखे जाएंगे, है ना, यहाँ के लोग उसको देखकर सीखेंगे ही, तो यहाँ पर विकास तेजी से होता है। यहाँ पर धीमा विकास होता है, जो आपके घर में जितने लोगों को ज्ञान होगा वही ज्ञान आपको मिल पाएगा। प्रतिस्पर्धा यहाँ पर अधिक होती है क्योंकि कोई भी आ सकता है, खुली अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर कम होता है। उत्पादों की विविधता भी बहुत देखने को मिलता है, यहाँ पर कम देखने को मिलता है। आत्मनिर्भरता तुलनात्मक रूप से कम, जैसे कि आज हम कोई भी आप मोबाइल फ़ोन आप देखेंगे तो
इंडियन कंपनी का कोई यूज़ नहीं कर रहे होगे। 99% लोग क्या करते हैं, अमेरिकी या चाइनीज़ कंपनी के ही मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता में कमी देखी जाती है। अगर हम बंद अर्थव्यवस्था रहते तो कैसे भी करके यही कोशिश रहती कि कहीं से तो हम कुछ मंगा नहीं सकते, अपने देश में ही बनाएं। तो वो चीज़ हो जाता है कि आत्मनिर्भरता आती है, लेकिन आर्थिक रूप से बंद अर्थव्यवस्था किसी भी कंट्री को कमज़ोर बना देती है, इसलिए बंद अर्थव्यवस्था को उतना अच्छा भी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। उदाहरण अगर आप देखोगे तो भारत और अमेरिका, चीन, ये सब जो है खुली अर्थव्यवस्था है। नॉर्थ कोरिया, अब यहाँ तो जो है पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था है। यहाँ के जो शासक है वो भी तानाशाही है, आप जानती होंगे। अब हम बात करते हैं बाजार के बारे में। बाजार को समझते हैं, बाजार होता क्या है, मार्केट क्या होता है। तो मार्केट वहाँ हम जनरली क्या कहते हैं, मार्केट जहाँ पर हम वस्तु खरीदते हैं, जहाँ क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं और किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, पैसे के द्वारा मूल्य का निर्धारण करते हैं, वो होता है बाजार। तो अर्थव्यवस्था में बाजार वह तंत्र है जहाँ मांग और आपूर्ति के आधार पर वस्तु और सेवा का मूल्य निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मांग की किसी भी वस्तु का कितना डिमांड है, या फिर किसी वस्तु कितने स्टॉक में है। ठीक है, अगर बहुत कम स्टॉक में रहेगा, ठीक है, तो अगर बहुत कम स्टॉक में है और सभी लोगों की वो ज़रूरत की चीज़ है, तो उसका मांग सब जगह है और स्टॉक कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा। और वही चीज़ अगर बहुत ज़्यादा है और उसका मांग कम है और बहुत ज़्यादा खपाना ही है, तो उसका प्राइस क्या है, कम हो जाएगा। तो बाज़ार वो जगह है जहाँ पर मांग और पूर्ति के हिसाब से वस्तु और सेवा का प्राइस सेट होता है, और वहीं से हम क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मांग और पूर्ति का हम थोड़ा सा कर्व समझें, तो अगर ये हो गया प्राइस और ये हो गया कीमत हो गया और ये हो गया डिमांड, तो कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। कीमत जैसे जैसे बढ़ेगा देखोगे मांग घट रहा है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लें, अभी गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं ना। गोल्ड, अभी सोना बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो हालिया रिपोर्ट में इस बार धनतेरस का रिपोर्ट भी आया था कि गोल्ड अब इस बार बहुत कम ही लोगों ने खरीदा है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस इतना बढ़ गया है कि आम आदमी के खरीद से बाहर ही हो गया वो। तो जैसे अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसको प्राइस बढ़ने पर मांग घट जाता है, और अगर कीमत घटती है, जैसे सोना का कीमत बहुत घट गया तो आप लोग खरीद लोगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ होता है मांग और सप्लाई के हिसाब से। अब ये पूर्ति सप्लाई कर्व, इसको आप समझिए। जैसे यहाँ पर क्या होता है, कीमत बढ़ रहा है तो पूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी और कीमत घटने पर पूर्ति घटेगी। अगर कोई चीज़ का कीमत बढ़ रहा है तो कंपनी क्या सोचेगा कि इसका हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, इसका पूर्ति हम करते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पर। ये उतना ज़्यादा आपके लिए है ही नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये सब चीज़ें उतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वेटेज बहुत कम है और जनरली जो है करंट से रिलेटेड चीज़ें या फिर ऊपर ऊपर से चीज़ें पूछी जाती है। तो बस मैं इसको समझाने के लिए आपको बता दिया कि किस हिसाब से मूल्य जो है तय होता है और डिमांड और सप्लाई कितना ज़रूरी है बाज़ार के लिए। तो होता क्या है, जैसे आप देखोगे कि कितना कीमत है, कितना मांग और पूर्ति है, उसके हिसाब से क्या है बाजार में किसी चीज़ का मूल्य निर्धारण होता है। और ये सब कुछ जो है ग्राफ के द्वारा दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो ये एक सिर्फ समझने के लिए ध्यान रख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आते हैं बाजार के प्रकार। तो बाजार भी 2-3 प्रकार का देखने को मिलता है। जनरली हम इसको 3 प्रकार के बांट देते हैं। एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट, अल्पाधिकार बाजार, और एक होता है आपका प्रतिस्पर्धी बाजार। ठीक है, तो एकाधिकार बाजार क्या होता है, जब पूरे बाजार में सिर्फ एक ही विक्रेता हो और वह किसी वस्तु की आपूर्ति पर पूरा नियंत्रण रखे तो उसे हम एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार बाजार, मोनोपोली बाजार जो है क्या होता है, किसी भी प्रोडक्शन चीज पर या फिर सर्विस पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार हो। वो हो सकता है निजी हाथों में हो सकता है या फिर हो सकता है सरकार के पास हो। जैसे कि रेलवे सेक्टर की हम बात करें तो भारत में सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के पास ही अधिकार है कि रेल से संबंधित सारे फैसले और जितना भी सर्विस का नियंत्रण है उसी के पास है। तो वो क्या हो गया, एकाधिकार बाजार के अंतर्गत आ सकता है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट का मोनोपोली चल रहा है किस पर,
रेलवे पर, है ना। तो अगर किसी एक व्यक्ति के पास संपूर्ण कंट्रोल हो तब हम उसको कहते हैं एकाधिकार बाजार। जब पूर्तिकर्ता जो सप्लायर है वो केवल एक है, तब वो होता है एकाधिकार बाजार, है ना। और एकाधिकार बाजार में जनरली क्या है, विक्रेता को ही फायदा मिलता है। विक्रेता मतलब बेचने वाला जो सर्विस दे रहा है उसको फायदा होगा, और कस्टमर को उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि अकेला है, वो अपनी मनमानी कर सकता है। 100 रुपये की चीज़ को अगर 200, अगर ट्रेन का जो टिकट है, अगर आप दुर्ग से रायपुर जा रहे हो, 20 रुपये है तो भी आप जाओगे, 40 रुपये है तो भी आप जाओगे। अब सरकार है, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास कि कोई प्राइवेट रेलवे है ना। अगर यहाँ पर 20 है, वहाँ पर 10 रुपये है, तो आप उधर चले जाओगे। तो एकाधिकार बाजार में क्या होता है, यहाँ पर कस्टमर को घाटा हो जाता है पूरा, क्योंकि पावर एक ही आदमी के पास है तो वो कुछ भी मनमानी कर सकता है। एक हो गया। उसके बाद अल्पाधिकार बाजार। एकाधिकार जैसा ही है, लेकिन अल्पाधिकार में क्या है, जो सप्लायर है, पूर्ति करता है, या विक्रेता हम कह लें, तो वो एक से थोड़े ज़्यादा होते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब सीमित होते हैं, है ना। तो जब कुछ गिने चुने विक्रेता होता है तब हम उसको अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। विक्रेता इसमें कम होता है, लेकिन खरीदार इसमें बहुत ज़्यादा होता है ना। एक कंपनी के फैसले का असर दूसरे कंपनी पर भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम भारत में अभी हालिया जो टेलीकॉम कंपनी है, मोबाइल नेटवर्क कंपनी है, उसको देख सकते हैं। जैसे बहुत लिमिटेड लोग हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, फिर वीआई का तो बहुत कम ही लोग यूज़ करते होंगे, और बीएसएनएल तो नाम मात्र लोग यूज़ करते होंगे। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे जियो प्राइस बढ़ाएगा, एयरटेल वाला भी प्राइस बढ़ा देगा, जियो प्राइस घटाएगा, ये भी प्राइस घटाएगा। तो ये होता है अल्पाधिकार बाजार, ये भी उतना अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद है प्रतिस्पर्धी बाजार। इसको हम प्रतिस्पर्धात्मक बाजार या कॉम्पिटिटिव मार्केट भी हम कहते हैं। प्रतिस्पर्धी बाजार में क्या होते हैं, बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे विक्रेता, मतलब कस्टमर भी बहुत है, और उस चीज़ को सर्विस देने वाला, प्रोडक्शन करने वाला भी बहुत है, बेचने वाला भी बहुत है, ठीक है। तो इसमें अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होता है, जिसके कारण क्रेता को फायदा होता है, खरीदने वाले को फायदा होता है। क्यों कि बहुत कंपटीशन, जैसे कपड़े का बाजार आप देख लो, तो हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग, अब दुनिया में तो अब करोड़ों होंगे, अब इंडिया में देखेंगे तो लाखों लोग कपड़े से संबंधित मार्केट है, उनका प्रोडक्शन यूनिट है। तो उसमें कंपटीशन रहेगा कि मैं 10 रुपये में कोई चीज़ दे रहा है तो सामने वाला 9 रुपये में कोई चीज़ देगा, उसके बाद कोई 8 रुपये में कोई चीज़ देगा, बीच बीच में कोई भी ऑफर लगाएगा, सेल लगाएगा। तो इसमें कस्टमर को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि बेचने वाले विक्रेता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सब्जी मार्केट, कपड़े का बाजार, कृषि बाजार, ऑनलाइन सर्विस, ये सब हो गया जो प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के अंतर्गत आता है। अब बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे होता है, तो इसको आप समझिए। एक हो गया बाजार मूल्य प्रणाली। यहाँ मांग व पूर्ति से बाजार मूल्य तय होता है कि किसी भी चीज़ का कितना मांग है और वो कितने स्टॉक में है, उसके हिसाब से बाजार मूल्य तय होगा, है ना। मांग बहुत ज़्यादा है और स्टॉक में है ही नहीं, तो उसका कीमत बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि मांग बहुत कम है और स्टॉक में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे टमाटर की हम बात करें तो कभी एकदम से 50 रुपये किलो हो जाता है, कभी 2 रुपये किलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि टमाटर का मांग तो लगभग उतने ही लोग हैं, मान के चलिए, ठीक है। अब टमाटर का जैसे फसल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और खरीदने वाले लोग कम हो गए, या फिर ज़रूरत ही नहीं है, सीजन ही ऐसा कि टमाटर की खपत कम है, पूर्ति कम है। अब टमाटर बहुत ज़्यादा है और खाने वाले लोग कम हैं, तो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। अब उल्टा देखो, टमाटर का फसल जो है ख़राब हो गया, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, प्रोडक्शन कहते हैं फसल उतना अच्छा नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा कि टमाटर हमारे पास कम है, खाने वाले बहुत ज़्यादा है, तब उसका क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगा। तो मांग और पूर्ति के हिसाब से बाजार में भी मूल्य का निर्धारण होता है। दूसरा है प्रशासनिक मूल्य प्रणाली, मतलब सरकार डायरेक्ट नियम बनाकर या सीधा तय कर सकती है कि इस पर्टिकुलर कीमत, चीज़ का कीमत ये होगा, तो ये प्रशासनिक मूल्य प्रणाली हो गया। फिर है एक तीसरा मिश्रित मूल्य प्रणाली। कुछ चीज़ों का मूल्य बाजार तय करती है तो कुछ चीज़ का मूल्य सरकार तय करती है, तो ये मूल्य निर्धारण की प्रणालियाँ हो गई। अब हम बात करेंगे वृद्धि, ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट, ये दो क्या चीज़ें होती है, इसको आप समझेंगे। उसके बाद आपको जो आगे की चीज़ें पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आगे की चीज़ को समझने के लिए हमको इन दो फैक्ट को समझना होगा। एक होता है वृद्धि, इसको समृद्धि भी हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ, और दूसरा है आपका विकास, डेवलपमेंट। तो ये दोनों क्या चीज़ें हैं? तो वृद्धि जो होता है, आर्थिक समृद्धि या फिर वृद्धि का आशय अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, इसको परिणात्मक भी कह देते हैं, मात्रात्मक
परिवर्तन से होता है, अर्थात किसी समयावधि के लिए अर्थव्यवस्था में होने वाले आय वृद्धि को समृद्धि कहते हैं। केवल और केवल डेटा से संबंधित ग्रोथ, जैसे जीडीपी 5% से 7% हो गया, जीडीपी 9% सा 9% था 10% हो गया, तो इसको कहा जाता है वृद्धि, जिसमें सिर्फ डेटा को, मात्रात्मक क्वांटिटिव आंकड़े को ध्यान में रखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कितनी बेरोजगारी है, ये नहीं देखा जाता कि लोगों के पास कितने पैसे हैं, ये नहीं देखा जाता कि लोग गरीब होते जा रहे हैं, ये नहीं देखा जाता कि लोग अशिक्षित हैं, लोगों का हेल्थ इशू है। सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था में क्या मात्रात्मक परिवर्तन हुए, इसको कहा जाता है वृद्धि। तो केवल उत्पादन आय, जीडीपी में बढ़ोतरी, इसी को देखा जाता है। जैसे उद्योग में उत्पादन बढ़ गया, ठीक है, जीडीपी 5 से 7% बढ़ गया, ये होता है वृद्धि। लेकिन विकास क्या होता है? विकास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक के साथ साथ हम गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव, गुणात्मक। जब गुणात्मक परिवर्तन अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं, तब हम कहते हैं कि विकास वास्तव में हुआ है। जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अगर गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, ठीक है, स्वास्थ्य, ये सब में हम देख रहे हैं कि सब ऊंचा उठ रहा है, जीवन स्तर सुधर रहा है, तब हम वास्तविक तौर पे कहेंगे कि विकास हो रहा है। तो आर्थिक, सामाजिक, मानवीय सभी क्षेत्रों में अगर सुधार हो रहा है, तब हम कहते हैं कि विकास हो रहा है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं में सुधार, गरीबी कम होना, रोजगार के अवसर बढ़ना, ये सब होता है, तब हम कहते हैं विकास हो रहा है, ठीक है। तो समृद्धि और विकास को थोड़ा सा कंपेयर करके समझ लेते हैं। समृद्धि सिर्फ और सिर्फ उत्पादन या फिर जीडीपी में बढ़ोतरी, या फिर हम कहते हैं मात्रात्मक ही चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर जीवन स्तर में सुधार और व्यक्तिगत प्रगति को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रकृति कैसी है? परिणात्मक, मात्रात्मक भी कह देते हैं इसको, और यहाँ पर गुणात्मक। क्षेत्र केवल आर्थिक इकोनॉमिकल एक्टिविटी को देखा जाता है। यहाँ पर सामाजिक, मानवीय, आर्थिक के साथ साथ इनको भी देखा जाता है। इसको मापने के लिए जीडीपी और जीएनपी, ये सब कुछ क्या है हम देखेंगे आगे, ठीक है। इसको मापने के लिए एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ये साक्षरता, स्वास्थ्य और आय वितरण, ये सब हम देखते हैं। इसका मुख्य ध्यान क्या रहता है कि कितना बढ़ा है ना, सिर्फ और सिर्फ डेटा में देखा जाता है। इसमें सुधार पे ध्यान दिया जाता है। कभी कभी केवल अमीर को ही यहाँ पे लाभ मिलता है, यहाँ संपूर्ण समाज को लाभ मिलता है। तो ये बस इतना याद रख लो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आर्थिक विकास के मापक। अब आर्थिक विकास के मापक से पहले मैंने आपको विकास पढ़ाया कि वास्तव में विकास क्या होता है। अब विकास को आप समझ गए, तभी आप समझ पाओगे ना कि आर्थिक विकास को मापने के लिए क्या क्या सूचकांक या रिपोर्ट तय किए गए हैं अभी तक। तो आर्थिक विकास की मापने की शुरुआत जो है 1990s के आसपास में हुआ। यूएनडीपी के माध्यम से शुरुआत हुआ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसकी शुरुआत की, और इन्होंने मापने के लिए समय समय पर अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत किए। जैसे 90 के दौर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर रिपोर्ट, दोनों एक ही चीज़ है ना, कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कह देते हैं, कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कह देते हैं, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं HDI। आजकल जनरली इंडेक्स यूज़ किया जाता है, तो ये इंडेक्स वाला वर्ड याद रख लेना, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट लाया गया, मानव विकास सूचकांक लाया गया 90 में। उसके बाद जेंडर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, लैंगिक विकास रिपोर्ट जो है 95 में लाया गया। अब ये सबके लिए था, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को देखते हुए लाया गया, ठीक है। उसके बाद लैंगिक साक्षरता रिपोर्ट, ये दोनों जो है महिलाओं को देखते हुए ज़्यादा उनको फोकस करते हुए लाया गया था। मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद 1998 में इसका ही दूसरा पार्ट लाया गया। तो ये नहीं पूछा जाता कि कब लाया गया, भले आपसे पूछ दिया जाएगा कि शुरुआत किसने की। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम पहला पढ़ते हैं मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो मानव विकास सूचकांक क्या होता है? किसी भी देश में मानव का विकास, मानव की प्रगति को ऐसे सूचकांक, ऐसे चीज़ें तय की गई हैं जिससे हम उनको माप सकते हैं, ठीक है। तो मानवीय प्रगति को मापने के लिए एक सूचकांक जो लाया गया है उसको कहा जाता है मानव विकास सूचकांक। इसको अगेन याद रखना कि यूएनडीपी ने तैयार किया था 1990 में,
और इसको बनाने के लिए जो घटक सेट किए गए थे कि हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और बताएंगे कि वास्तव में मानव की विकास हो रही है। तो ये तीन मुख्य क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य कितना सुधर रहा है, कैसा है, उसकी शिक्षा अच्छी है कि नहीं है, किस टाइप की उसको शिक्षा मिला है, और उसकी आय कितनी है। ये जो तीन क्षेत्र है, इन्हीं तीनों क्षेत्र को ध्यान में रखकर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। अब मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि मानव विकास सूचकांक ये जो है वो दिया किसने। तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री का नाम आप याद रखेंगे, महबूब उल हक, ये पाकिस्तान से थे। इन्होंने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मुख्य तौर पर बनाया, और इनका बनाने में जो सहयोगी थे साथी, वो भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। तो इन दोनों ने मिलकर बनाया। तो महबूब उल हक का नाम आप ज़्यादा याद रखिएगा, और इनके साथी के नाम आप अगर पूछा जाए तो अमर्त्य सेन, ठीक है। तो इन्होंने, अमर्त्य सेन ने क्या किया, अवधारणा को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो मानव विकास सूचकांक इन तीनों के आधार पर निकाला जाता है, वो जीरो से, जो डेटा निकाला जाता है ना, वो 0 से 1 के बीच ही आता है। तो हर देश का अलग अलग आएगा, 0 से 1 के बीच आएगा। तो अगर 0 से 0.499 के बीच आ रहा है तो वो देश अल्प विकसित देश या निम्न मानव विकास वाला देश माना जाता है। अगर 0.5 से लेकर 0.799 के बीच आता है तो वो देश विकासशील देश या मध्यम मानव विकास वाला देश माना जाता है। और अगर 0.8 से 1 के बीच आता है तो वो देश विकसित देश या उच्च मानव विकास वाला देश माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में, ठीक है। अब मानव विकास सूचकांक के बारे में और हम कुछ देखें तो मानव विकास सूचकांक को कुछ देश ने स्वीकार नहीं किया था, जैसे कि भूटान। भूटान का एक अपना अलग थ्योरी कि चलो, वो कहता है कि कोई भी कंट्री के बारे में, जैसे अमेरिका हो गया, आप बहुत डेवलप्ड हो, बहुत संपन्न हो, आपके यहाँ लोगों का के पास बहुत पैसा है। लेकिन भूटान कहता है कि हम लोग जैसे भी हैं, हम प्रकृति से कनेक्टेड हैं, हम अपने पर्यावरण और आपसी रूप से तालमेल हमारा इतना अच्छा है कि हम अपने आप में खुश बहुत हैं, है ना। तो भूटान ने 1970 में एक रिपोर्ट जारी किया जिसे खुशहाली रिपोर्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। बाद में फिर UNDP ने इनके मापदंडों को स्वीकारा और 2011-12 से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, ग्रॉस हैप्पीनेस रिपोर्ट या फिर ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको लाया गया। और इसके आंकड़े भी जो है 0 से 1 के बीच ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें थी जो आज हमने पढ़ा। अब इससे संबंधित और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, और अगर आप इससे संबंधित आगे की क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर आपको अर्थशास्त्र से संबंधित आगे क्लास, इंडियन इकोनॉमी की आगे की क्लासेस मिलेंगी। और इंडियन इकोनॉमी में मैं यही बता रहा हूँ कि जो व्यापम PSC के हिसाब से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।